जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह एंड आई एम टीचिंग केमिस्ट्री एंड वी आर सीइंग हियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इट्स ए मोल कॉन्सेप्ट and I have done BTech from IIT and I am teaching since last 15 years and I have taught almost more than 25,000 students, and the students who are disciplined and sincere like you are IITians and doctors. Next will be you. Are you ready for that? Okay, so we have just seen the very basics. I mean, हम लोगों ने अभी एटम के विषय में, परमाणु के विषय में बहुत ही बेसिक चीज़ों को देखा है एंड बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम लोग हायर लेवल तक सीखना चाहते हैं तो। सो प्लीज़ फोकस ऑन दीज स्मॉल बट वेरी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती हों, अच्छी लगती हों, साइंटिफिक बनाती हों, सो आप ये सब अपने भाई बहन, क्लासमेट, स्कूलमेट्स को ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन में सबका कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। क्या पता आपने किसी सजेस्ट किया हो IITian डॉक्टर आपकी ही तरह बन जाए। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो पिछली क्लास में देखा था बच्चों व्हाट वी मीन बाई एटॉमिक नंबर। वी हैव सीन द आइडिया फ्रॉम वेरी बेसिक कि एटॉमिक नंबर क्या है, आपको याद है ना, जिससे उसकी आइडेंटिटी होती है। इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। यू जस्ट कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स दैट व्हाई नॉट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। आप उत्सुकता बस दूसरों से बातें जरूर करिए कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता। दैट्स ग्रेट। I mean, you should discuss. It's a scientific temperament. We have seen mass number. It's a number, mass number. Okay, we have represented by the symbol A, mass number. Stability of nucleus and stability belt. I think you might remember for the stability of nucleus, for a given number of proton, there must be given number of neutron. I mean, there must be a range of neutron for the stability of nucleus for the given value of proton. Yes, no? And accordingly we have the stability belt. है ना, एक दिए हुए प्रोटॉन की संख्या के लिए न्यूट्रॉन की संख्या की वैल्यू जो कुछ रेंज होता है तभी वो, और मैंने ग्राफ आपको पिछली क्लास में दिखाया था। वेरी इंटरेस्टिंग नहीं? और ये सब रीजन है रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, वहाँ से बातें शुरू हो जाती हैं। फिर हमने सीखा था बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम और आयन। आयन या एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। एंड देन वी हैव सीन एटॉमिक मासेस। ओके, सो यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। सो गुड इवनिंग, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आ रहा हूँ, बहुत ही प्यारा, छोटा सा, नन्हा मुन्ना। ये सवाल सिर्फ ये देखने के लिए कि आपने पिछले क्लास को कितना सिंसियरली समझा है। ओके, एंड आप लोग अभी जगे हैं या सोए हैं। चलो कम ऑन, ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पे जो ट्राई कर लो। Rhenium is a metal with 75 number of protons in its nucleus. For its nucleus to be stable, N by P is equal to 1.48. From here, for Re plus 7, calculate number of protons, electrons and neutrons. Do it. And time is 45 seconds, or you can three things, so just take 60 seconds. Time is 60 seconds. ओके, टाइम स्टार्ट्स। सबको आंसर करना है बच्चों, कोई बचना नहीं चाहिए। Re plus 7 के पास कितने प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी बच्चों, कम ऑन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर आ गया यार। ये तो 2-3 सेकेंड में ही आंसर आ गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों। एवरीवन हैज़ टू आंसर। Proton, electron and neutron. Please put your answer in the same sequence. Yeah, very nice. रोहन, रोशन, किरण, शिवांगी, विश्वजीत यादव, बहुत बढ़िया। Come on everyone. अंश, 20 seconds more. Yeah, उज्जवल, गौरव, विभा, गुड गुड, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, स्वप्निल पांडे, बहुत अच्छे। लास्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन, बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हो यार। आप लोग पढ़ाने में दिल खुश हो जाता है। मतलब मैं वेट करता रहता हूँ कि आप लोग पढ़ाने को मिलेगा, बिकॉज यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग वेरी
fabulous, energetic way. Good. Clapping for all of you. And we know how to respond this question. Number of proton will not change until and unless there will be rhenium, because for a given atom number of proton will be same, so it must be 75. You all are right. किसी ने गलत नहीं किया. और हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है मूवेबल होता है, डायनेमिक होता है, मूव करता रहता है. प्रोटॉन फिक्स होता है. सो हियर ये +7 मीन्स इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लेस 7 कम हो जाएगा. सो 7 कम हो गया है ना, तो इसमें से 7 माइनस कर देते हैं हम लोग. इट विल बी 68. ओके, इट्स वेरी नाइस. नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वी नो दैट न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन is equal to 1.48. So from here we will calculate the value of neutron. It will be 111, isn't it? ये 111 आया है. बहुत ही अच्छे. वाह. या ऐसे कुछ, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोग कैलकुलेट कर लेना. ठीक है ना. चलिए, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम. मैं फिर से एक बार आपको बस याद दिला दे रहा हूँ बच्चों, आपको पता तो है ही. अगर ये एटम कोई मैंने x लिखा है तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग यहाँ लिखते हैं. क्लियर. मास नंबर यहाँ लिखते हैं. मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ लिखते हैं. समटाइम्स कहीं कहीं पर न्यूट्रॉन को अलग से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. हियर वी यूज टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट इट्स रियली नॉट नेसेसरी. यू कैन और कैन नॉट. यहाँ पे बच्चों हम लोग कोई चार्ज अगर होगा तो उसको प्लेस करते हैं. इफ एनी चार्ज +2 -2 0 whatever. Okay, so we all know. Now this one is another content which I am going to start today. Relationship among atom. Atoms के बीच में क्या संबंध है? Relationship among atoms, right? संबंध होने के लिए क्या जरूरी है ना. जैसे मेरे आपके बीच में क्या संबंध है, हम लोग स्टूडेंट टीचर हैं, है ना. तो रिलेशनशिप क्यों स्टूडेंट टीचर हैं? बिकॉज हम लोग एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं. आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ. दैट्स वाई. सो वी मस्ट हैव अ कॉमन जंक्चर, कॉमन पॉइंट तो होना ही चाहिए. नहीं जैसे कई लड़के लड़कियां मिल जाएं और कहें कि हम लोग भाई बहन हैं, तो उसमें कोई पूछे कैसे, मैं तो तुमको पहली बार देख रहा हूँ, आई डोंट नो यू, भैया कहाँ से आए हो, कैसे. तो कहा कि हम लोगों के नाना सेम हैं, नाना नानी सेम हैं, सो वी आर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, है ना, फ्रॉम मदर साइड से, राइट. सो हम लोग भाई बहन हैं. तो आई मीन कोई ना कोई चीज़ कॉमन होना चाहिए. कोई अचानक से आ जाए कि मैं आपका भाई हूँ, क्या कैसे, ऐसे ही कुछ बता ही नहीं पा रहा है. जैसे मैं किताब पढ़ रहा था बराक ओबामा साहब की, उनकी किताब लिखा है ना, अपनी ऑटोग्राफ लिखा है, आई एम सर्चिंग फॉर माई फादर. सो उसमें उन्होंने लिखा बराक ओबामा, किताब का नाम ही है बराक ओबामा. तो उन्होंने लिखा है कि वो कोई है, वो उनकी बहन है. कैसे, उनकी मम्मी फिर इंडोनेशिया गई, वहाँ उन्होंने शादी किया कहीं से, और उनकी संतान, तो मतलब कज़न हुई ना, मतलब स्टेप सिस्टर यू कैन से. तो आई मीन मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप होने के लिए कोई ना कोई कॉमन चीज़ होना जरूरी है. यहाँ हम लोग रिलेशनशिप किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स की बात कर रहे हैं. हम 2 एटम को ला दें, हम कहते तुम लोग आपस में क्या लगते हो, भाई बहन चाचा. तो सिमिलरली लाइक आई एम सेइंग अंकल आंटी, भाई बहन, whatever. Similarly here in case of atom the relationship isotope, isobar, isotone, isodiapher. So if someone asks you what these quantities are, what these parameters are, you will just say दोस्तों आप सिर्फ ये कहो कि रिलेशनशिप है, संबंध है, एटम्स के बीच का रिलेशनशिप है. कि वाह ये रिलेशनशिप है क्या? यस. कैसे? देन वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि क्यों रिलेशनशिप क्यों है. अब हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी समझ जाएंगे. अच्छा ये रिलेशनशिप है क्या, इनमें ये मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में आइसोटोप हो सकते हैं अगर उनमें एक बात कॉमन हो, या 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस. आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, इक्वल, आइसो मीन्स सेम, इक्वल. तो कोई ना कोई बात तो कॉमन होनी चाहिए भैया. तो आइसो मीन्स सेम. जब वो सेम बात होगी तो 2 या 2 से अधिक एटम आपस में रिलेशनशिप में होंगे. देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना, वट एवर, ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी बुआ बुई ताई ती ताया जो भी लेंगे, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज होना चाहिए. एंड देयर फॉर वी हैव आइसो 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 आइसो. नाउ इस टोप मीन्स प्रोटॉन. Top means proton. So 2 or more than 2 atoms, if they have same number of protons,
तो प्रोटॉन सेम है तो उनका सिंबल तो सेम होगा, बाकी कुछ भी डिफरेंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाए, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाए, नो वे, कोई बात नहीं, प्रोटॉन सेम होना चाहिए। आई एम डिस्कसिंग इट इन डिटेल, है ना। लेट्स सी आइसो बार, बार फॉर यू नो, बार मीन्स बार फॉर द वेट, similarly barometric pressure we have different units for that, so bar for the weight, you know। तो वेट किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। तो ढेर सारे एटम्स जिनके न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स की वैल्यू सेम हो, वो ढेर सारे एटम्स, बहुत सिंपल समझना है, आप पीछे जो पढ़े उसको भूल जाओ, अभी समझ रहे हो उसको ध्यान देना है ना। तो आइसो मीन्स इक्वल, आइसो मीन्स सेम, iso means same, iso means same, iso means same, same number of proton, same number of neutron plus proton, tone for neutron, tone means neutron, same number of neutron, they might have different number of neutron, different number of proton, but they will have same number of neutron plus proton, like you can say carbon 14 and nitrogen 14, here proton is 6 and here proton is 7. So you can see, you can just let's just analyze it, calculate it। बच्चों प्रोटॉन का नंबर यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना है बच्चों 7, न्यूट्रॉन का नंबर बताओ, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, यहाँ न्यूट्रॉन कितना है 7। यू कैन सी वेरी इजीली, आप देख सकते हो, एक बार कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर हो गया बच्चों ना, फिर थियरी में बहुत ताकत रहती नहीं है। सो यू जस्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो देखो इन दोनों में प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, बट इफ़ वी कैलकुलेट न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 एंड 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। सो आइसो बार मीन्स n प्लस वी पी वैल्यू हैव टू बी सेम, ये सेम होना चाहिए, कितनों का चाहे कितनों का भी ये सेम हो, बाकी कुछ भी उल्टा पुल्टा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट समझ गए आप। और आप लोग जानते हो ना बच्चों, आई विल कम टू ऑल दिस पॉइंट सेपरेटली, मैं इन सब पे आता हूँ अलग तरीके से। जैसे मैं किसी को लिखता हूँ, अगर मैं किसी लिखता हूँ कि थोरियम, थोरियम 235 एंड यूरेनियम 235, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो होता है n प्लस पी होता है, n प्लस पी, कीप इन माइंड बच्चों, बच्चा लोग ध्यान सुनो, ये है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर 235, यहाँ भी कितना बच्चों 235। हम क्या देख रहे हैं, ये थोरियम है और ये यूरेनियम है, थोरियम मतलब एटॉमिक नंबर 90। अच्छा, दो अलग अलग सिंबल्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास प्रोटॉन तो अलग अलग होगा ही होगा, नहीं दो अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स तो अलग होगा ही होगा। यहाँ कितने बच्चों 90 एंड हियर वी हैव 92, सो व्हाट आर दीज, व्हाट रिलेशनशिप दे हैव, दे आर आइसोबार। ओके, नाउ जस्ट मूव अहेड, मैं एक को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया एंड वी विल डिस्कस देम सेपरेटली। नाउ आइसो डायफर, डायफर मीन्स यू नो, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सेस न्यूक्लियन, इसका मतलब होता है एक्सेस न्यूक्लियन, एक्सेस न्यूक्लियन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो एक्सेस न्यूक्लियन मीन्स व्हाट मतलब, इसका मतलब क्या हुआ n माइनस पी, हम जानते हैं हमेशा न्यूट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन और इक्वल होगा या ज़्यादा होगा। ओके, सो यू नो n माइनस पी एक्सेस न्यूक्लियन, ये इट इज़ वेरी यूजफुल इन चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, विल डिस्कस अबाउट दिस कंटेंट। सो बच्चों कोई पूछे आपसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायफर क्या होते हैं, तो आप सिर्फ कहो कि ये एटम्स के बीच का रिलेशनशिप है जिनमें कुछ न कुछ बात सेम होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी हो, डिफरेंट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, एक सेम होना चाहिए, है ना। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं इनको हम लोग। आइसोटोप, आइसोटोप वी हैव सीन, आइसो फटाफट नोट करते रहो दोस्तों, कोई जल्दीबाजी ना करो। आइसो मीन्स इक्वल, टॉप मीन्स प्रोटॉन, तो वो ढेर सारे एटम्स जिनके पास प्रोटॉन सेम है, अगर प्रोटॉन सेम है बच्चों दे मस्ट हैव सेम आइडेंटिफिकेशन, दे मस्ट हैव सेम आइडेंटिफिकेशन एंड हियर आइडेंटिफिकेशन जब मैं कहता हूँ बच्चों तो मेरा मतलब निश्चित तौर पे उसके सिंबल से है, दे मस्ट हैव सेम सिंबल बिकॉज दे हैव सेम इक्वल the same number of protons, so same identification, like you know
अगर मैं बात करूं बच्चों वेरी सिंपल, हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन जब भी मैंने लिखा तो ये एक प्रोटॉन तो हो गया, मैं हाइड्रोजन लिखा तो एक प्रोटॉन तो हो गया, प्रोटॉन का नंबर सेम है। अब डिफर क्या कर सकता है, न्यूट्रॉन डिफर कर दो, सो कहेंगे प्रोटॉन सेम हो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। अगर सब कुछ सेम हो जाएगा बच्चों, अगर कहें सब प्रोटॉन भी सेम हो न्यूट्रॉन भी सेम हो, तो मैं कहूँ तुम और तुम क्या लगते हो, कि मैं और मैं क्या लगते हैं, मतलब ये क्या बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है, इनसेन क्वेश्चन है ये। कि वही कि बिकॉज मैं और मैं में कैसे रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप तो किसी और से होता है। सिमिलरली बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और सब कुछ सेम कर दोगे तो फिर वो सेम हो जाएगा, तो उसको बोलोगे आइडेंटिकल एटम, तो उसमें कोई रिलेशनशिप की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सो जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम हो न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो, क्या बोलेंगे उनको हम लोग, आइसोटोप। न्यूट्रॉन डिफरेंट, देखो यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, वैसे देखो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन, सो दिस ऑल आर हाइड्रोजन, यस। सो देयरफॉर वी हैव द सेम सिंबल फॉर देम, और इसको हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन 1 या मास नंबर, हाइड्रोजन 2 मास नंबर, हाइड्रोजन 3 मास नंबर। एंड इसके लिए हम लोग अलग से नाम भी दे दिए हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, लेकिन ये हाइड्रोजन ही है, ध्यान रखो। इसको ट्राइटियम बोलते हैं, इट्स अ रेडियो एक्टिव, हाँ ट्राइटियम, इट्स अ रेडियो एक्टिव। ओके बच्चों, ये इसको हम लोग तब क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। ऐसे ही इनको शुरू में अध्ययन किया गया तो इनको सेपरेट नाम दे दिया गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, बट ऑल आर हाइड्रोजन, वी कैन रिप्रेजेंट देम लाइक दिस। ओके, सो दीज आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मस्ट हैव सेम सिंबल। ये इसको हम लोग वैसे प्यार से डी और टी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट दे कैन रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल। ओके, तो बच्चों हम लोग अपने छोटे लेवल में कैसे याद करते हैं, याद है ना आपको? कहें सर सब पता है, हम लोग सब बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। गुड, आई बिलीव, मुझे याद है आप लोग पढ़े होंगे, मुझे बिलीव है। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन सबके लिए सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। तुम लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे, याद है ना आपको, कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोप। बट बेसिक देखो ये है, जैसे प्रोटॉन सेम हो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, बट अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो ये अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? गुड। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको आइसोटोप समझ में आ गया। मैं बताऊं आपको, नेचर में, प्रकृति में, से मैं हाइड्रोजन यहाँ से लूँ नेचुरली, तो सारे हाइड्रोजन 1 नहीं होंगे। हाइड्रोजन 1, 2, 3 सब एग्जिस्ट करते हैं सारे, लेकिन हाइड्रोजन 1 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन 2 कम होगा, हाइड्रोजन 3 बहुत कम होगा। तो हम लोग नेचर में ये सब पाए जाते हैं। और इसीलिए बच्चों एक अगला कंटेंट हमारा एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मान लो किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं 1, 2, 3, 4 और ऐसे से 10 रो लगी है, 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट। ओके, और सभी बच्चों का जो मास है ना, सभी बच्चों का जो मास है ना, वो मान लो 50 kg है, 50 kg सबका इक्वल है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मैंने ऐसे एक हाइपोथेटिकल बातें कर ली आपसे। तो मास पूछना, क्लास में बच्चे का मास कितना है, तो यू विल से कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट 50 kg वाले ही होते हैं, ऑल। उनको डाइट वाइट ऐसे देते हैं 50 kg मेंटेन है, वैसे ऐसा होता नहीं, वो जोकड़ा ही हो जाएगा बाय द वे। लेकिन अगर इनका अलग अलग मास हो तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चों का मास निकाल लेंगे और उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग देंगे और क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एवरेज मास। क्या बोलेंगे उसको, एवरेज मास। सिमिलरली बच्चों नेचर में जो होता है, प्रकृति में, जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कार्बन की, तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, देखो इन सभी का सिंबल सेम है, मास नंबर अलग अलग है, मतलब न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, तो दे ऑल आर आइसोटोप्स टू ईच अदर, एक दूसरे के आइसोटोप है तीनों। तो अब नेचर में मान लो ये जो है, ये मान लो 99% है, ओके, और ये जो है मान लो 0.8% है, राइट, और ये जो है 0.2% है प्रकृति में, ये मैंने ऐसे ही मान लिया। ओके बच्चों, तो हम लोग, इसका मतलब क्या हो कि कहीं भी अगर हम सैंपल लेते हैं कार्बन का, तो उसमें ये रेशियो होगा। तो अगर सारे कार्बन 12 के फॉर्म में होते, थिंक जरा सोचो इस बात को, सारे कार्बन 12 के फॉर्म में होते,
तो कार्बन का हम मास कितना पाते, 12 पाते, लेकिन सारे कार्बन तो 12 होते नहीं नेचुरली। इसलिए अगर आप पीरियोडिक टेबल में मास देखते हो तो डेसिमल में होता है 12 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। वो जो पीरियोडिक टेबल में मास लिखा होता है वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है। कौन सा बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास। ये बात मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आई थी। मैं 6th 7th 8th 9th में पढ़ते टेबल, हम लोग 9th में बहुत टेबल याद करते हैं, 9th में स्पेशली। ये सब क्या डेसिमल में कहाँ से आ गया, कार्बन तो 12 होता है, पता नहीं चलता था। अब समझ में आया बाद में जब हम लोग 11th में पहुँचते हैं कि अरे यार ये तो एवरेज है, एवरेज की वजह से डेसिमल हो गया। इंडिविजुअल का तो या तो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 होगा। नाउ हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि वो ये एवरेज वैल्यू है, तो कैसे करेंगे कि अगर सपोज हमारे पास 100 मोल, हमारे पास 100 मोल्स मेरे पास अगर कार्बन होंगे, कितने बच्चों 100 मोल्स, तो इसमें 99 मोल कौन से होंगे, 12 वाले, 0.8 कौन से होंगे, 13 वाले। तो मास निकालो, तो कहेंगे 99 मोल्स हैं जिनका मास 12 है, ये 99 मोल्स निकाल, प्लस 0.8 मोल हैं जिनका मास 13 है, प्लस 0.2 मोल्स हैं जिनका मास 14 है। ये तो क्या टोटल कितने मोल्स हो गए, 100 मोल्स हो गए। क्या अच्छा ये 100 मोल्स का मास हो गया। नाउ हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल मास को 100 से डिवाइड किया। अब जो वैल्यू आएगी वो कार्बन 12 की कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आएगा। एवरेज मतलब नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं उसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, इसके भी मैंने इसके लिए हमने देखा बच्चों सवाल वगैरह काफ़ी पूछा जाता है। कोई मास और वेट पे तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो क्या? चलो ठीक है। वेट में एक्चुअली मास इनटू जी होता है ना बेटा, तो वी शुड से हियर मास रेदर देन वेट। बट लोग फिजिक्स में वो सब डिफरेंस है, केमिस्ट्री में वेट और मास को ऐसे ही इक्विवेलेंट लोग यूज कर लेते हैं, बट टेक्निकली फॉल्ट है। वी शुड से मास रेदर देन वेट, इसलिए मैंने हमेशा मास बोला है। बट इफ समवन से वेट देन चलेगा, एटॉमिक वेट लोग बोलते हैं तो वो भी चलेगा। केमिस्ट्री में इतना डिफरेंस हम लोग कंसिडर नहीं करते, राइट। मैंने ये बताया, आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, 2 बार की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए थी, इसमें बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा नेचर में, प्रकृति में हम जब भी कार्बन को लेंगे तो कहीं से भी सैंपल उठाएंगे तो कार्बन 12, 13, 14 सारे ही एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कार्बन 12 सारा है, कार्बन 13 सारा है, ऐसा नहीं होता। तो अब उसमें उनका परसेंटेज अलग अलग होता है। मान लो ये 99% है। जैसे आप NCERT जाके पढ़िएगा आज, तो आप हाइड्रोजन केमिस्ट्री पढ़िएगा तो शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखा होगा कि हाइड्रोजन 1 कितना %, हाइड्रोजन 2 कितना %, या ड्यूटेरियम कितना %, ट्राइटियम कितना %। सो ये ऑल आइसोटोप्स को एग्जिस्ट, मतलब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर सब 12 होते तो कार्बन का एटॉमिक मास सिर्फ 12 होता, लेकिन पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हैं तो 12 पॉइंट समथिंग होता है। वो पॉइंट कहाँ से आया? वो एवरेज है भाई, दैट्स एवरेज ऑफ 12, 13 एंड 14, राइट। सो अब एवरेज कैसे निकालते हैं? तो भाई अगर मान लिया जाए कि 100 मोल्स कार्बन एटम है जहाँ से मैंने इकट्ठा किया, तो 100 में 99 मोल्स हैं कार्बन 12, 0.8 मोल्स है कार्बन 13, 0.2 मोल्स है कार्बन 14। ये सब हमको एग्जाम में दिया जाएगा। कहेगा बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, देन हम कहेंगे 99 × 12, ये 12 वाले का मास आ गया। ठीक है, मतलब 99 मोल्स कार्बन 12 वाले हैं, 0.8 कार्बन 13 वाले हैं और 0.2 कार्बन 14 वाले हैं। तो ये 100 मोल्स कार्बन का मास हो गया। सो व्हाट वुड बी द मास ऑफ कार्बन? एक कार्बन का मास क्या होगा, डिवाइड बाई 100, राइट। एवरेज निकालना है तो 100 का इतना है तो एक का कितना डिवाइड बाई 100, ये एवरेज आ गया। सो इस तरह के सवाल मैंने देखा, सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। आप लोग कर लोगे ना, एवरेज एटॉमिक मास समझ गए ना। इसकी ज़रूरत क्यों थी समझ में आया आपको? आइसोटोप की वजह से जरूरत पड़ी, आइसोटोप्स की वजह से, राइट। ओके कम ऑन, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा आप लोग समझ गए, वाओ ग्रेट, थैंक यू ऑल। ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आपको पता है मैं सारे सवाल भेज देता हूँ जो पेपर में आया होता है, नहीं? चलिए करिए। गिवन दैट द अबंडेंसेस, मतलब पाया जाता है उनका, ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ आयरन 54, आयरन 56 एंड आयरन 57 आर
5%, 90% and 5% respectively. The atomic mass of the iron is. The atomic mass of the iron is. इस सवाल है, देखो इसमें एवरेज वर्ड कहीं नहीं यूज किया गया, तो इसकी जरूरत भी क्या है, मेरे को क्लास में एक स्टूडेंट का मास क्या होगा, तो अल्टीमेटली अगर अलग अलग है तो हमें एवरेज ही निकालना पड़ेगा. यस, तो ये सवाल ट्राई करिए. आपको टाइम देता हूँ मैं 90 सेकेंड्स का, बिकॉज यू नीड लिटिल बिट कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे. तो आयरन 54, 56 एंड 57 का परसेंटेज दिया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ आयरन. तो एक तो आपको मालूम चला कि ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि एवरेज पूछा जा रहा है. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सबको आंसर करना है बच्चों, कम ऑन, सबको आंसर करना ही है भाई. जल्दी बच्चों जल्दी. बहुत बढ़िया यार, गजब, बहुत अच्छे. लास्ट 10 सेकेंड्स. कम ऑन एवरीवन, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग यार, बहुत ही प्यारे बच्चे हो. गुड, नाउ टाइम इज ओवर. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हम लोग देख सकते हैं बच्चों, आपने बहुत खूबसूरत ट्राई किया है कि हम लोग यहाँ अगर लिख लूँ तो मैं ज़्यादा आपको समझा पाऊँगा अच्छे से. आपने सही किया. वैसे आयरन 56 और आयरन 54 और आयरन 57, ये देखो 90% दिया हुआ है, एंड ये दोनों हमको 5% दिए हुए हैं. राइट, 5%. ये तो क्लियर है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो इसके बहुत करीब होगी. किसके? 56 से करीब होगी, बिकॉज 90% है. अच्छा, ये देखो दोनों इक्वल है. ये 2 से कम है और ये 1 से ज़्यादा है, तो ये 2 से कम है तो घटेगा, ये भी तय है. राइट, तो 56 थोड़ा कम होगा, और है ना. अभी 2 से ये 1 कम है, 2 कम है ना, सॉरी ये 2 कम है और 1 ज़्यादा है. तो मतलब अगर एवरेज लेंगे तो हम लोग 0.05 का अंतर आएगा. 56 से कम होगा. कम क्यों होगा कि 2 से घट रहा था, ये 1 से बढ़ रहा था. सो आंसर विल बी बी. एंड अगर आप लोग कैलकुलेट किए हो तो आपने सब सही किया ही है. मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा. या आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो. मैंने क्या बताया आपको कि देखो ये 90% है, तो इसके आसपास होगा, क्लियर है. ये 2 से घटा रहा है ना, 54, 2, 56, और ये 1 से बढ़ा रहा है, तो 1 ही से बढ़ाया ना यार, ये 2 से घटाया, तो ये डोमिनेट कर जाएगा. तो अल्टीमेटली इससे कम होना है, इसलिए ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है. अब 1 से घटा रहा है, एक तो कम, एक इसका कंपनसेट हो जाएगा, 5% 0.05 आ जाएगा. राइट, और यू कैन डू सिंपल कैलकुलेशंस. या तो आप कैलकुलेशन कर लो जो कि हमारे सारे दोस्तों ने किया हुआ है, बच्चों ने किया हुआ है कि 54 है 0.05 नहीं, 100 में 5, 100 में 5, 100 में 5 कितने बच्चों? 54. अच्छा, और 56 है 100 में 90, और फिर क्या है, 57 है 100 में 5. राइट, एंड डिवाइडेड बाई 100. तो इससे जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी. क्लियर? ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार हो आप लोग. नाउ एक दूसरा उल्टा घुमा के सवाल पूछा जाता है. कई बार बचपन में ऐसा हुआ नहीं, इतने लोग मिलके इतने काम को इतने दिन में करते हैं, तो कितने लोग इतने दिन में करेंगे. राइट, कभी दिन दे दिया तो लोग पूछ लिया, लोग दे दिया दिन पूछ लिया, ऐसा
किया है सवाल आपने। बचपन में मेरे गांव में भी ऐसे लोग बड़का बाबूजी लोग थे ना, बुला लिया इधर इधर आओ, सुने तुम बड़ा तेज हो, इधर आओ बैठो बगल में। अब सवाल पूछ लिया, हम कह भाई तेज, मैं तेज नहीं हूँ, उल्टा पुल्टा घुमा के, और माथा खराब, शौक लगा टाइप में। आपके साथ भी शायद हुआ होगा। अगर यहाँ पे बच्चों हमने परसेंटेज दिया आपसे, तो क्या पूछ लिया है? एटॉमिक मास पूछ लिया। एवरेज एटॉमिक मास कहना जरूरी नहीं है, एटॉमिक मास पूछ लिया। इसका उल्टा भी हो सकता है ना, आपको मैं एटॉमिक मास देके परसेंटेज पूछ लूँ। अब 3 परसेंटेज है तो मतलब 1 दे दूंगा और 1 पूछ लूँगा, अब बाकी तीनों मिला के 100 तो होना ही चाहिए, है ना? कर लोगे नहीं कर लोगे आप? बात मेरी समझ आई क्या? एटॉमिक मास दे के ये परसेंटेज पूछ लूँ मैं आपसे। राइट, रेडी हो आप लोग? ऐसा सवाल एक करते हैं हम लोग जो एग्जाम में आया हुआ है। चलिए कम ऑन, ये सवाल ट्राई करिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर एज बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 विद एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.2। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। इन दोनों का कंपोजिशन बताना है, कौन कितना परसेंट होगा। समय आपके पास 90 सेकेंड्स का। उसी सवाल को हमने उल्टा कर दिया, वहाँ परसेंटेज दिया था और मास पूछा था, यहाँ मास देके परसेंटेज पूछ रहा हूँ। ओके, चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबको आंसर करना ही है बच्चों। आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो यार। इसका उल्टा काम कर दिया नहीं, अब की बार एटॉमिक मास दे दिया, परसेंटेज पूछ रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं सर ये 50 वो रिप्रेजेंटेशन उनका जो है गलत था बेटा। आप जो कह रहे हो कि सर वो एटॉमिक नंबर दिया है, वो एटॉमिक मास ही दिया है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, राइट? तो वो फिक्स है ना। अब आयरन लिखे हो और एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए, कैसे होगा बेटा? तो एग्जाम में ऐसा लोग कई बार कर लेते हैं। तो आयरन लिखा है तो एटॉमिक नंबर शुड बी फिक्स एंड दैट इज 26, राइट? तो वो उनका गलत रिप्रेजेंटेशन था। So we should be ready for all kinds of representation, but we are not supposed to produce the wrong one. Last 10 seconds बच्चों, come on everyone, come on। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। टाइम ओवर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कई तरीके से कर सकते हैं हम लोग। देखो, एक तो ये हुआ कि बोरॉन 10 है एंड बोरॉन 11 है, राइट? एंड वी हैव बीन गिवन कि इन दोनों का एवरेज जो है 10.2 है। एवरेज इज 10.2। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के बहुत करीब है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बच्चों? 0.2 आएगा, और ये उससे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। मतलब ये 10% होगा तो 0.1 होगा, 20% होगा तो 0.2 होगा, राइट? बात समझ गए? अगर ये दोनों 50-50 होते तो 10.5 हो जाता। इसका मतलब डेफिनेटली ये 20% रहा होगा कि 0.2 है, ये 20% रहा होगा, और ये कितना हो जाएगा? 80%। ये देखो, ये तो हमारा जनरल जो तरीका है क्वेश्चन को अप्रोच करने का, हमने वो कर लिया। बाकी मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मान लो बच्चों कि ये x% है, x, ठीक है? और अब दोनों मिला के 100 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x%, नहीं, दोनों मिला के 100 होंगे। तो अब उन दोनों का एवरेज कितना है? 10.2। तो अगर 100 मोल लिया जाए, 100 मोल्स, तो उसमें x मोल बोरॉन 10 होगा और 100 माइनस x मोल बोरॉन 11 होगा। तो जस्ट टेक द एवरेज, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 11, 100 माइनस x, इतना बाई 100 सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 80 आ जाएगी, 80 आ जाएगी। इज दैट? तो वी कैन इधर ट्राई बाई दिस वे, या तो आप ऐसे ट्राई करें जिससे बताया मैंने आपको कि देखो ये 10 मतलब इसके करीब होना चाहिए, 10.2। अगर दोनों इक्वल होंगे तो 10.5 हो जाएगा। नहीं, ये 10 और 11 के बीच में क्या होगा? 10.5। लेकिन 10 से ज़्यादा है,
मतलब 11 अगर 1 अगर 10% होगा तो 10.1 आएगा, 20 होगा 10.2 आएगा। जैसे 10.2 इट मस्ट बी मतलब ये 20% होगा। या हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, क्या? सिंपल, कक्षा 6 में गणित पढ़े हम लोगों ने 6 क्लास में, कि मान लिया ये x% है, तो ये कितना होगा? 100 माइनस x% होगा। इन दोनों का एवरेज कितना है? 10.2 है। एवरेज निकाल लो कि अगर ये 100 में x है तो ये कितना? 10x मास इसका हो जाएगा, और 11 इंटू 100 माइनस x इसका हो जाएगा, और ये 100 मोल का मास है। नाउ कंसिडर फॉर 1 डिवाइड बाई 100, एवरेज कितना आएगा? 10.2। क्लियर? उजाला जी, इसका नाम ही उजाला है यार, कितना रोशनी फैलाता हुआ ये, नहीं? बहुत बढ़िया यार, शानदार। चलिए अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स की। क्या नाम है इसका? आइसोबार। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि बार का मतलब क्या होता है? बार मीन्स समथिंग रिलेटेड विद मास, जो मास से रिलेटेड हो। और मास से रिलेटेड क्या होता है? ए फॉर मास नंबर। मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अपने आप को रटने से नहीं, इससे कनेक्ट करना है कि अच्छा यह बात है। तो आइसोबार मतलब वो ढेर सारे एटम जिनके पास n प्लस p की वैल्यू इक्वल हो, है ना? आइसो इक्वल हो, ये वैल्यू क्या हो बच्चों? इक्वल हो। उनका n डिफरेंट हो, p डिफरेंट हो, n डिफरेंट p डिफरेंट, बट n प्लस p विल बी इक्वल। लाइकवाइज वी हैव सीन, हमने देखा था, हमने याद है आपको, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। सो इन दिस टू केसेस वी नो कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 7 है। इसमें प्रोटॉन 8 है, इसमें प्रोटॉन कितना है? 7। तो दोनों डिफरेंट है बट दोनों का सम क्या है? इक्वल है। दीज आर आइसोबार। इसको अब ऐसे भी याद कर लो यार, जब याद ही करना है, क्योंकि वो ढेर सारे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हों। एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों? डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। क्यों भैया? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो एटॉमिक डिफरेंट ही होंगे। और ये दोनों सेम है, ये क्या है? मास नंबर। जिसका मास नंबर सेम हो, ऐसे याद करते ना हम लोग। याद करते कि आइसोटोप और आइसोबार, इसे को उल्टा उल्टा नहीं। आइसोटोप में क्या याद करते थे? जिसका आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। यहाँ कर रहे हैं मास नंबर, बट अंदर घुसोगे तो थोड़ी कहानी थोड़ी अलग है। आइसोबार वो है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है। और आइसोटोप हुआ जिसमें प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन डिफरेंट है। समझ गए ना? बात पकड़ लिए? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज हम लोग कुछ अच्छा और सी चीज़ें सीखनी है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? रिस्पॉन्स करते जाओ तो मैं समझूंगा आप लोग समझ रहे हो, नहीं? गुड। मज़ा आना चाहिए भाई। देखो, आप इन चीज़ों को शायद पहले से भी जानते हो, मैं दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग इन अनदर वे। आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। थैंक यू बच्चों। वो ढेर सारे एटम जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो, है ना? न्यूट्रॉन सेम हो, इक्वल हो, प्रोटॉन डिफरेंट हो। अगर मुझसे कोई कहे, मैं कहूँगा आइसोटोन जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स है आइसोटोप का। नहीं, देखो हम लोग फंडामेंटल चीज़ें सीखते हैं तो एकदम बात पकड़ में आती है। इसका उल्टा था आइसोटोप, लेकिन लगता आइसोबार उल्टा है। देखो है ये उल्टा नहीं, समझ रहे हो ना? आइसोबार में दोनों ही डिफरेंट होते हैं यार। यहाँ क्या आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉन सेम, ये डिफरेंट। और आइसोटोन में क्या है? प्रोटॉन डिफरेंट, ये सेम। जैसे बात किया जाए, लेट्स सी, मैं बहुत सारी बातें कर सकते हैं। नाइट्रोजन 14 नहीं, नाइट्रोजन 15। चलिए मैं एग्जांपल ले लिया। नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन बोलती क्या होगा बच्चों? ये 7 हो गया। और ऑक्सीजन 16, ओके, ये कितना होता है? 8 होता है। नाउ हमें बच्चों निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन डिफरेंट हो, इट्स वेरी ऑब्वियस हियर, इट्स 7, इट्स 8 डिफरेंट। इनका डिफरेंस घटाओ तो न्यूट्रॉन कितना बच्चों? 15 माइनस 7 कितना हुआ? 8। और 16 में से 8 गया, 8 हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोटोन है। तुम्हें थोड़ा रुक के सांस लेके सोचना चाहिए कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं।
ये क्या पगला गए हैं, खाली टाइम है ये सब बच्चों हायर स्टडी जब करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, तो वहाँ बड़ा काम आता है। और ये सब टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडाइफर, समझ गया आप बात मेरी। तो ये सब हमको न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर हम लोग चूँकि अभी साइंस के गदैया गोल के विद्यार्थी हैं, है ना, LKG वाले, तो हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आगे लाइफ में कभी हम लोग अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े, देश के लिए और मानवता के लिए कुछ यूज़ करना पड़ा, तो आप बड़े फ्रिक्वेंटली यू कैन यूज दिस टर्म्स एंड ऑल्सो कैन कोरिलेट विद देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यस, आर यू गेटिंग? तो सांस लेके जरूर सोच लेना कि बातें क्या हो रही हैं। नाउ तो आप लोग आइसोटोन भी समझ गए। नाउ कम टू आइसोडाइफर। हम आइसोडाइफर पे आते हैं। एंड वी नो डाइफर मीन्स, मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, डाइफर मीन्स एक्सेस न्यूक्लियन। डाइफर मीन्स एक्सेस न्यूक्लियन, एक्सेस न्यूक्लियन। एंड एक्सेस न्यूक्लियन मीन्स न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। तो n-p की वैल्यू है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को अध्ययन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को समझने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके बच्चों, तो वो ढेर सारे एटम्स जिनके न्यूट्रॉन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट हो, या व्हाटएवर जो भी हो, है ना, जो भी हो, मतलब ये डिफर होगा तो इसको डिफर करना ही पड़ेगा ना बच्चों। जिसके न्यूट्रॉन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट हो, लेकिन जिनके n-p की वैल्यू इक्वल आए, सेम आए, उन सभी एटम्स को जिनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, प्रोटॉन डिफरेंट हो, लेकिन n-p की वैल्यू सेम हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर। और जिनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, प्रोटॉन डिफरेंट हो और n+p की वैल्यू सेम हो, n+p की वैल्यू सेम हो, क्या बोलते हैं उनको? आइसोबार। याद है आपको? ये आइसोडाइफर। इसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। लेट्स सी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलिए मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15 ऑब्वियसली यहाँ पे 7 होगा, और ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 17 यहाँ 8 हो जाएगा, एंड कार्बन 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। इफ़ यू राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ कितना? 7, 8, 6, ऑल आर डिफरेंट। इफ़ यू राइट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 15 में 7 गया 8, 17 में से 8 गया 9, एंड 13 में से 6 गया 7, ये सब डिफरेंट है। बट n-p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 8 - 7 इज 1, 9 - 8 इज 1, एंड 7 - 6 इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर ये क्लियर हो गया बच्चों कि इन सभी में प्रोटॉन की संख्या अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, बट n-p की वैल्यू सेम है। ये तीनों एक दूसरे क्या लगते हैं? दीज ऑल आर आइसोडाइफर्स। ठीक है, ये देखो ऐसा नहीं, वी नंबर पांडे जी कह रहे हैं कि सर आइसोटोप और आइसोबार दोनों हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना बेटा, नहीं हो सकता। आइसोटोप में प्रोटॉन डिफरेंट होना चाहिए और आइसोबार में, आइसोटोप में सेम होना चाहिए, आइसोबार में डिफरेंट होना चाहिए। तो सेम और डिफरेंट होने से कैसे होगा? चलिए एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। थोरियम, थोरियम 234, ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। थोरियम 234 एंड यूरेनियम 238, ये इसमें एटॉमिक नंबर जानते हैं आप 92 है, और यहाँ पे जानते हैं आप 90 है। तो प्रोटॉन कितना हुआ यहाँ पे? 90, एंड हियर इट इज 92। न्यूट्रॉन कितना हुआ? तो घटा दो इसमें से 4, एंड 13 में से 4 गया 4, एंड हियर 1, 144, यस 4, 13 - 9 4, 144 न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ देखते हैं हम लोग 8 में से 2 गया 6, एंड ईयर 13 में से 9 गया 4, एंड ईयर 146। देखो प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन से। मैं ये एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ बच्चों, ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो नाउ n-p की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, डिवाइड घटाते हैं। तो इट्स 4, 14 में से 9 गया 5, घटाओ 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 54। सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम हियर कि ये वो हैं थोरियम 234, यूरेनियम 238, दीज आर
isodiaphers to each other. I mean, there must be some relationship in between them regarding stability of nucleus also. तो हमने कहा ये क्यों पढ़ा रहे हम लोग? Just to have the observation about the stability of nucleus. So these two are isodiaphers. Is it clear? बहुत बढ़िया. ये दोस्त हमारे किरण जी ने पहले पढ़ा है, बहुत अच्छा बेटा, आपको याद होगा. चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये सवाल IIT में पूछा गया था, 16 लड्डू क्वेश्चन. एन आइसोटोन ऑन दिस वन, ऑफ होना चाहिए यहाँ पर. एन आइसोटोन ऑफ दिस वन, जर्मेनियम का आइसोटोप बताना है, आइसोटोन बताना है कौन होगा, आइसोटोन. ओके चलिए बच्चों, कमॉन, आपके पास टाइम है कुल 1 मिनट का, मतलब 60 सेकेंड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सबको आंसर करना है, बताना है इसमें कौन कौन से उसके आइसोटोन हैं. एवरीवन कम ऑन. एक से ज़्यादा आंसर्स भी सही हो सकते हैं. ये IIT वाले ऐसे सवाल पूछते हैं भाई, लड्डू सवाल है, ऐसा नहीं कि IIT के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बट ये क्वेश्चन है ना बच्चों. चलिए कमॉन कमॉन. अरे वाह क्या बात है, तो बाढ़ ही आ गई यहाँ पर आंसर की. सोनल श्रीवास्तव, परिवेश, अमन, रजनी, विभा, उज्जवल, बहुत बढ़िया. अभिषेक, गौरव. लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, कमॉन. सभी लोग फेंक दो आंसर बस. चलिए टाइम ओवर. बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया आप लोगों ने ट्राई किया है और बिल्कुल सही उत्तर बताया है. हमको आइसोटोन बताना, मतलब न्यूट्रॉन बताना. घटा दो भाई, 6 में से 2 गया 4, 7 में 3 गया 4, इसमें 44 न्यूट्रॉन हो. यहाँ 7 में से 2 गया 5 आया, तो हो नहीं सकता. 7 में से 3 गया 4, 7 में 4, बी तो हो गया यार. 9 ये तो हो नहीं सकता. ये 8 में 4 गया 4, ये हो गया. बी आंसर इज बी एंड डी. आंसर इज बी एंड डी. और मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने सही किया है. ये ज़रूर है कुछ लोगों ने सिर्फ बी दिया है या कुछ लोगों ने सिर्फ डी दिया है, तो बट आपको सब चेक करना था. राइट, आंसर इज बी एंड डी. ओके बहुत बढ़िया. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? हम लोगों ने आइसोटोप पढ़ा, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, एवरेज एटॉमिक मास, और उन पे सवाल की प्रैक्टिस की है ना. और ये सारे सवाल आपको L1 एस्पायर के ऐप पे पढ़ा हुआ मिल जाएगा. ये सेम टॉपिक के नाम से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके नाम से मैंने खूब सारा DP दे रखा है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा. ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इनके नाम से आपको मिल जाएगा. तो सवाल दिए हुए हैं, आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा. अगर आपके पास किताब मिल जाए तो RC मुखर्जी वगैरह ट्राई कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम क्वेश्चंस खूब सारा दे रहे हैं, ट्राई करते रहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. मुझे उम्मीद है मज़ा आ रहा है आप लोगों को. मोलिकुलर मास पढ़ते हैं. तो मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों? मास ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. किसी मॉलिक्यूल में, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल के साथ में. पहले थोड़ा मीठा शुरू करते हैं, मीठा है ना, थोड़ा मीठा शुरू करें. ग्लूकोज लेते हैं, C6H12O6. अगर मुझे इसका मोलिकुलर मास निकालना हुआ तो इसके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, इंग्रेडिएंट है, सबका मास निकालो. कार्बन 6 है तो 12 × 6 कर लिया हमने. कार्बन का आ गया, प्लस हाइड्रोजन 12 है, 12 है, तो 12. हाइड्रोजन कितना बच्चों? 1, प्लस ऑक्सीजन 6 है. एक ऑक्सीजन 16 होता है, 16 × 6. इन सब का मास जोड़ दिया जाए तो 12 × 6 72, प्लस 12 × 1 12, एंड प्लस 16 × 6 96. इन सभी को जोड़ेंगे तो मुझे याद है कि इसका मास 180 होता है. ये मैं भी आपको भी याद कराना चाहता हूँ. जानते क्यों? हाँ, शिवम ओझा को भी याद है, बहुत बढ़िया. जानते क्यों? इससे बहुत ज़्यादा सवाल केमिस्ट्री में पूछे जाते रहे. तो एक तो 2 काम हो गया, एक तीर से 2 निशाना नहीं क्या. पहला तुमने इसको सिखा दिया और दूसरा आपको याद करवा रहा हूँ. बच्चों अगर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? बोलो, हम बोलेंगे 180. हाँ सही बोल रहे हो, AMU.
180 AMU। ओके, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम AMU लिखेंगे। और कैसे, इसका क्या नहीं, AMU नहीं समझ में आया, एक तो केमिस्ट्री विद्यार्थी समझ में आना चाहिए। कहोगे ये जो है मास की बहुत ही छोटी इकाई है, हैं क्या? नहीं समझ में आया तो लिख दो यार, इट इज़ 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब समझ में आया क्या? हाँ, ग्राम तो समझ में आ गया। क्या भैया ग्राम, चच्चा ग्राम तो समझ गई ला, लेकिन ये कितना भयानक क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है? इससे बढ़िया वही था ना। क्या चलो तो वही लिख लो अब। इसलिए वैज्ञानिकों ने शायद AMU यूज भी किया है नहीं बच्चों? चलिए, अगर हम ये कहें आपसे कि 1 मोल ग्लूकोज की बात किया जाए, 1 मोल, अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करूं तो क्या करोगे? तो जो AMU में लिखा है आपको याद है ना, एक मॉलिक्यूल का उतना है, 2 का इंटू 2 कर दोगे, 3 का इंटू 3 कर दोगे, 1 दर्जन का इंटू 12 कर दोगे, नहीं? सो एक मोल का इंटू हम एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर। और हम जानते हैं बच्चों, आप सभी लोग जानते हो इस बात को, कि इन दोनों को गुणा करोगे क्या आता है? ग्राम आता है। इट विल बी 180 ग्राम। तो सिंपल, बच्चा लोग ऐसे ध्यान रखते हैं इस चीज़ को कि अगर किसी का मास निकालते हैं हम लोग AMU में, इट्स अ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, बट ग्राम में निकालते हैं इट्स मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। सो यू कैन डिफाइन इट इन 2 ways. Either you can say that what is a molecular mass, you will just say sum of masses of the different components in a molecule, that's a molecular mass. So if that mass will be in AMU, it is for 1 molecule. If that mass is in gram, it is for 1 mole molecule. Okay, गुड, आप सभी लोग लिख रहे हो, बड़ा अच्छा यार, बड़ा अच्छा सीख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे है ना। अब इसमें मैं कुछ खूबसूरत सवाल देता हूँ आपको, थोड़ा आपका दिमाग टनटना दिया जाए। रेडी हो आप लोग? आपको लगता है इसमें कठिन सवाल क्या बनेगा? इसमें यही सवाल बनते हैं, थोड़ा मज़ेदार सवाल बनते हैं, थोड़ा दिमाग को मस्ती छा जाएगी। रेडी हो आप लोग? रेडी? सवाल दूँ मैं आपको? चलिए सवाल ट्राई करिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, थोड़ा हल्का फुल्का दाएं बाएं ट्रिक लगाने वाला है। अच्छा ये मतलब ये होता है, और किस पे है? मोलिकुलर मास पे यार। लेट्स ट्राई करना, गलत सही जो भी होगा तो इसको औकात में ले आएंगे, बना देंगे हम लोग। फाइंड मिनिमम मोलिकुलर वेट। देखो मैंने कहा ना, केमिस्ट्री में वेट और मास यूज करते रहते हैं लोग। ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो, यहाँ मॉलिकुलर हो गया है। ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग 0.2% मैग्नीशियम बाई मास। ऐसे सवाल कंपटीशन में खूब पूछे जाते रहे हैं बच्चों को इधर उधर भ्रमित करने के लिए। फाइंड है बड़ा आसान, फाइंड मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 0.2% मैग्नीशियम बाई मास। उसमें 0.2% मैग्नीशियम है, तो उसका मिनिमम मॉलिकुलर मास क्या होगा? और ये सवाल के लिए आपको मैं टाइम देता हूँ 90 सेकेंड्स का। थोड़ा सोच लो, सवाल की कोई औकात नहीं है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो भी मन में आए गुड़ा भाग करो, गलत होगा कोई बात नहीं। कुछ भी उल्टा पुल्टा जो मन में आए ट्राई करो, गलत हो कोई बात नहीं। मैं जब बताऊंगा तो मैं लगेगा अरे इतना आसान था क्या, अरे बाप रे बाप, हम सोचे क्यों नहीं।
चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लिया होगा। बहुत बढ़िया, ट्राई तो किया ही होगा। चलिए देखते हैं हम लोग ना क्या क्या कैसे बनाया जाए, है ना। देखिए मेरे पास एक ये मार्कर है, मार्कर, इसमें ढक्कन लगा हुआ है, ये देखो, है ना। तो ये जो ढक्कन है बच्चों, चलिए ट्राई करते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ में। तो ये हमारा मार्कर हुआ और इसमें एक ऐसे ही कुछ डिजाइन बना हुआ है और ऐसे इसमें ढक्कन लगा हुआ है। ओके बच्चों, तो अब ये मान लो ये जो ढक्कन है ये जो है मान लो 24 ग्राम का है। सपोज करना ये ढक्कनवा हो, ये 24 ग्राम का है। देखो ये देखो, ये 24 ग्राम का है। ओके, और ये ढक्कन जो है ये टोटल मार्कर के मास का 8% है, 8%। मैं पूछूं मार्कर का मास कितना होगा? हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि मार्कर, ऐसे मार्कर है, इसमें ढक्कन लगा हुआ है। हम कहें ये ढक्कन जो 24 ग्राम का है और ये पूरे मार्कर के मास का 8% है, तो बताना है आपको कि मार्कर का मास कितना होगा। तो हम कहेंगे यार मार्कर के मास का 8% 24 ग्राम हुआ, तो पूरा मतलब 100% होता है यार। तो कहेंगे अच्छा 8% जो है वो 24 ग्राम का हुआ है कि नहीं बच्चों? फिर से बोलूं क्या, मैं क्या बोल रहा था? फिर बोलता हूँ। ये ढक्कनवा जो है इसका मास 24 ग्राम है और ये पूरे मार्कर के मास का 8% है, मतलब मार्कर के मास का 8% 24 ग्राम होता है। क्या मार्कर का मास बताओ? तो मार्कर का मास मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। हमको भैया 8% 24 ग्राम हुआ तो 100% कितना होगा? हमको 24/8 × 100 इतना ही होगा। तो हम कहेंगे 8 तिहाई 24, 300 ग्राम का मार्कर हो गया। मार्कर 300 ग्राम का हो गया। बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं? पहले यस या ना बोलो, फटाफट बोल डालो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तब मैं आगे बढ़ूं। यस यस, बहुत बढ़िया। कहें सर ये क्या मजाक कर रहे हैं? हम लोग को पापा मम्मी सिखाए थे मार मार के बचपन में ही, है ना। और जिसके पापा मम्मी देख रहे होंगे बगल से, कह रहे हैं जल्दी यस लिखो नहीं कूटेंगे तुमको, हम तुमको सिखा चुका हूं। ठीक है, चलिए। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 8% है वो 24 ग्राम हुआ। सिमिलरली अब यहाँ आते हैं हम लोग, अब इसी बात को यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है मैग्नीशियम, हमसे कह रहा है मिनिमम बताओ, मिनिमम। तो मिनिमम, अब अगर मान लो जैसे वो इसका एग्जांपल दिए थे, अगर इसका मास बढ़ते चला जाए और ये 8% है और इसका मास 24 की जगह 48 कर दो, 96 कर दो, तो मार्कर मास बढ़ जाएगा ना भाई। 8% की वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो 100% की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कह रहे हैं मैग्नीशियम जो है 0.2% है। कितना है? 0.2%। सवाल देखो कितना आसान है, बेवकूफ़ बनाया है। मैग्नीशियम जो है 0.2% है बच्चों और मिनिमम मास बताना है। तो 0.2 की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही तो कम मॉलिक्यूलर मास होगा भाई। अब 0.2 की वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है? ये किसका मास होगा? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कम से कम एक तो लोगे यार, एक वन एटम ऑफ मैग्नीशियम तो लोगे बच्चों, नहीं 1 एटम तो लोगे। और इसके एक एटम का मास कितना होगा? 24। भाई एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक एटम तो होगा भैया। तो मतलब 0.2% जो है बच्चा लोग 24 ग्राम हो गया। समझे नहीं समझे? कह रहा है कि मैग्नीशियम का मास 0.2% है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ। हमको ये नहीं पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने मैग्नीशियम हैं, बट ये हमको सवाल में चुपके से बता दिया है। कहाँ बताया? यहाँ। कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो कम से कम कब होगा? जब 0.2% की वैल्यू कम होगी। अब 0.2% की वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब मैग्नीशियम कम से कम ले लो, कम से कम एक तो लोगे भाई। एक लो कितना हो जाएगा? 24। तो 0.2% का वैल्यू 24 ग्राम, तो 100% का वैल्यू कितना होगा बच्चों? हमें 24/0.2 × 100, तो कितना आ गया यार? 50, 500, 24 5 120, 1200 ग्राम एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। आसान है? मजा आया नहीं आया हमको ये बताओ साफ साफ। इसके ऊपर हीमोग्लोबिन में सवाल पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन का मास इतना % है, तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास बताओ। क्लोरोफिल में सवाल पूछा गया है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। तो क्या मैं ये सुनिश्चित हो जाऊं, शुड आई इंश्योर दैट मेरे बच्चे कर ही लेंगे
वाओ ग्रेट, थैंक यू, मज़ा आ गया यार, आज तो बहुत बढ़िया पढ़ लिए हम लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक सवाल ट्राई करिए फिर इसके ऊपर। हाँ नोट कर लेना, अलग से भूलना नहीं है, एग्जाम तक दिमाग में होना चाहिए। चलिए एक सवाल है छोटा सा उसी कॉन्सेप्ट पे, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 सल्फर एटम्स विद मास परसेंटेज 8। आपको पता होना चाहिए सल्फर का मास नंबर 32 होता है, राइट, मतलब इसके एक एटम का मास 32 होगा। तो फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 सल्फर एटम्स विद मास परसेंटेज 8। टाइम है आपके पास 1 मिनट का, अब की बार टाइम कम दूंगा मैं क्योंकि अब इसकी सारी बातें हो चुकी हैं। ऐसे सवाल आए तो बच के नहीं जाना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के मार डालेंगे, ऑल आउट जैसे मच्छर मारता है, नहीं। चलिए तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे यार ये तो आंसर फेंक दिया फटाफट। ध्यान रखना 2 सल्फर एटम्स हैं, हैविंग 2 सल्फर एटम्स। गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, लेकिन सबको आंसर देना है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन, बहुत अच्छा सीखे हो यार। राम धीरज मैं पहली बार देख रहा हूँ आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबको आंसर करना है, बहुत सही आंसर तो किया बेटा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सल्फर एटम मतलब 64 के बराबर। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल मतलब 100% वैल्यू क्या होगी बच्चों, 64/8 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 800। वाओ आप सभी लोगों ने सही किया है, बहुत अच्छे, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया यार, मुझे देखो अभी और पढ़ाना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। चलो फिर इसको कितना पढ़ाना है, 5 मिनट नहीं हो पाएगा। चलो बच्चों मुझे एक आपका एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, उसमें मॉलिक्यूलर मास में, और टाइम नहीं है मेरे पास, तो दिक्कत ये हुआ कि मैं जल्दी पढ़ाने लग जाऊंगा, और मैं जल्दी बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता, बहुत ही इत्मीनान पढ़ाना चाहता हूँ। आज एक क्लास हमने क्या सीखा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायफर, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कुछ सवाल ट्राई किया हमने, और 1 घंटा में अगर हमने इतना सीख लिया तो इससे ज़्यादा एफिशिएंट घंटा हो नहीं सकता, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए आप लोग और मज़े लेते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने घर पर। मेरे चेले हो गए हो ना तुम लोग, अगर मेरे चेले हो गए हो, अगर पक्का हो गए हो ना, तो अपने घर पर सुबह उठते ही माता पिता का पैर जरूर छूइएगा। थोड़ा शुरू में एम्बेरेसिंग लगता है कि अरे क्या है, लिटिल बिट यू नो, बट कहना सर बोले है ना, मैं धीरे धीरे हैबिट में आ जाओगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो सुबह उठते ही मम्मी पापा का पैर छूना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।